नमस्कार मित्रों, आज हम आपको HDFC होम लोन पर डिस्कस करेंगे ताकि HDFC होम लोन से रिलेटेड जो आम आदमी को परेशानियां होती हैं वो आसानी से दूर हो जाएं और उसे समझ में आए कि कम से कम समय में अब बिना हेजिटेशन के HDFC होम लोन कैसे लिया जा सकता है। HDFC होम लोन सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ अलग टर्म्स कंडीशंस हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो खुद का व्यापार कर रहा हो, कोई कंपनी चला रहा हो, दुकान कर रहा हो या किसी एजेंसी चला रहा हो। दूसरा सैलरीड एम्प्लॉयड जो नौकरी करते हैं। और तीसरा एक किसान आदमी को होम लोन कैसे मिल सकता है। किसान को दूसरे बैंकर्स जो होते हैं सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ITR मांगते हैं, जबकि किसान को उसके बारे में ITR के मीनिंग ही नहीं पता होती। एक किसान जो ITR की मीनिंग नहीं जाता वो बैंकर्स को ITR या अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं दूसरे बैंकर्स द्वारा वो कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए HDFC ने बहुत ही आसान तरीके से इस समस्या का सलूशन दिया और किसान के लिए नियम आया कि सिर्फ उसको अपनी खतौनी देनी है, यानी अपने खेत का डिटेल्स देना है। अपने खेत के डिटेल्स के रूप में वो जो देता है वो उसके मॉर्गेज भी नहीं होता उस लोन के अगेंस्ट। ये चीज़ एक खास चीज़ है। एक आम आदमी जो घबराता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिसके अगेंस्ट वो लोन ले रहे हैं वो कहीं उस लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज हो जाएगा। गवर्नमेंट्स का रूल है कि किसी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ को, लैंड को मॉर्गेज नहीं किया जा सकता। इसमें यदि कोई मॉर्गेज रहेगी तो सिर्फ उस पर बना हुआ घर रहेगा। दूसरा, आप एग्रीकल्चर हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड है उस पर घर नहीं बना सकते। आप जो आपके घर बनाने की जगह है, जो आबादी की जगह होती है जिसमें लोग गाँव में नॉर्मली घर बनाते हैं, वहीं पर आप घर बना सकते हैं और उसी के लिए लोन सैंक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या सीमा रेखा है, कितना अमाउंट्स लोन आपको मिल सकता है, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयर हो या फिर वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एग्रीकल्चरिस्ट हो। जो सोर्स ऑफ इनकम है एक सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए वो 10,000 मिनिमम होनी चाहिए। यदि सैलरीड एम्प्लॉयड है तो उसकी सैलरी मिनिमम पर मंथ 10,000 होनी चाहिए। यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद की दुकान करता है तो उसकी आय का सोर्स का इनकम पर मंथ कम से कम 16,000 होनी चाहिए। इसी तरह से चूंकि एग्रीकल्चर के बेस पर वो करते हैं उसका कैलकुलेशन अलग है। तो ये जो है, अब इसमें कितना लोन दिया जा सकता है? जो सोर्स ऑफ इनकम पर मंथ है उसका 60 गुना हमें लोन सैंक्शन हो सकता है। कितने पीरियड के लिए सैंक्शन हो सकता है? ये 21 साल से 65 साल की उम्र के लोगों को ही ये लोन दिया जा सकता है। HDFC लोन 21 साल से 65 साल के लोगों को ही लोन दिया जा सकता है। अब उसमें कुछ लोग यदि मान लीजिए लास्ट मोमेंट में हो कि 55 साल के हो गए हैं और वो होम लोन चाहते हैं तो उनके लिए कितने पीरियड का लोन मिल सकता है? तो 65 वर्ष में आपकी आयु कितनी बची हुई है, होम लोन की EMI उतने पीरियड के लिए ही बनाई जा सकती है। अब आपको देखना होगा कि आपको कितना लोन लेना है और कितनी EMI का अमाउंट अपने सोर्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट पे कर सकते हैं। इसी के बेस पर एक सैलरीड एम्प्लॉयड का भी कैलकुलेशन होता है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी व्यापारी का भी होता है। सैलरीड एम्प्लॉयड को अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे यदि वो होम लोन लेना चाहता है HDFC से। HDFC से होम लोन लेने के लिए एक सैलरीड एम्प्लॉयड को सिर्फ उसको अपना लास्ट का सैलरी स्लिप जो है वो देना होगा और फॉर्म 16 देना होगा। बैंक स्टेटमेंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, 2 फोटोज देने होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके आधार कार्ड ID प्रूफ के रूप में उसका पैन कार्ड होगा और एड्रेस प्रूफ के रूप में उसका आधार कार्ड होगा। इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमें क्या होना चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयड माने हम व्यापारी हैं, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर रखा है,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या जीएसटी नंबर होना चाहिए, या लोकल बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। शॉप का हो तो शॉप का भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा एथराइज किए गए हैं। आधार जो है, आधार बिजनेस लिंक का भी कोडिंग होती है। तो उस तरह से आप कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका आईटीआर होना चाहिए 3 सालों का। आपका बैंक स्टेटमेंट का जो कंपटीशन है, आईटीआर विद कंपटीशन होना चाहिए। जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। एचडीएफसी होम लोन आपको 6.68, 6.7 कह सकते हैं, जो फ्लोटिंग रेट होता है वो अपनी वेबसाइट पर शो करता है। 6.78 या 6.7%। अब दूसरा उसका रेट है फिक्स रेट। अब फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या फ़र्क है? फिक्स रेट है कि यदि वो एक बार आपको जो रेट अप्लाई हो जाता है आपके लोन पर, वो हमेशा 5 साल या 6 साल या 10 साल के लिए जब भी आप लेते हैं उस पूरे पीरियड के लिए वो रेट फिक्स होता है। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है कि फ्लोटिंग में यदि रेट गवर्नमेंट के किसी रूल्स रेगुलेशन के चलते बढ़ा तो आपको बढ़े हुए रेट पर लगाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी संभावना होती है कि कई बार गवर्नमेंट के कई रूल्स ऐसे होते हैं कि रेट को कम करना पड़ता है। यदि वो रेट कम होगा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी आपको जो इंटरेस्ट का टोटल पेमेंट है वो कम हो जाएगा, आपकी ईएमआई छोटी हो जाएगी। ये एक बेनिफिट होती है, हिडन बेनिफिट होती है। लेकिन नॉर्मली ये ऐसा अवसर मिलता नहीं है। फ्लोटिंग रेट में नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। अब कोई एक बार चाहता है कि हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग जाए, दोनों बराबर नहीं होते। कितना फ़र्क होता है दोनों के बीच में? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फ्लोटिंग रेट से 1.5% ज़्यादा होता है, अराउंड टू 1.5%, मे बी 2% आल्सो, तो 2% के लगभग भी हो सकता है। इस होम लोन के लिए एक प्रश्न हमारे मन में ये भी आता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। कुल कितने साल के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है? मात्र 30 साल के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स है। अब इस 30 ईयर्स में आपने मान लीजिए कि 21 साल की जगह 25 साल या 30 साल या 35 साल या 40 साल में, यानी डिफरेंट तरह के कस्टमर्स होते हैं, वो अपनी डिफरेंट एज फैक्टर के साथ वहाँ जाएंगे, लोन लेंगे। तो कितने पीरियड के लिए लोन मिलेगा? यानी 65 ईयर्स और 21 ईयर्स के बीच में कितना पीरियड आपका लैप्स हो गया है, वो माइनस करने के बाद जो बचा हुआ पीरियड है उसी पीरियड के लिए आपको लोन मैक्सिमम सैंक्शन किया जा सकता है। यानी आपकी ईएमआई उस बचे हुए पीरियड के लिए डिसाइड होगी। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आप लोन लेने जाते हैं। तो जब आप अपने बैंकर्स के पास जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। डिस्कस करते वक्त आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। बैंकर्स उस वक्त क्या प्लान चल रही है वो आपको डिसाइड करता है और आपको होम लोन लेने में आसानी होगी। जब भी हम बैंकर्स के पास होम लोन लेने जाएंगे तो हमारे सामने प्रश्न होगा कि हमारी एज क्या है, और हमें ये जानना भी होगा कि हम किस एज से लेके किस एज तक फैक्टर के लिए, यानी किस एज पीरियड के लिए लोन अलाउड है। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। और जो पीरियड है, कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम लोन मिल सकता है, वो 30 ईयर्स। अब बात करते हैं टैक्स रिबेट पर कि यदि हमने होम लोन ले लिया तो उस पर टैक्स रिबेट क्या मिल सकता है। ये सिर्फ होम लोन, आपको सिर्फ होम लोन नहीं है बल्कि इस पर टैक्स रिबेट भी अलाउड होता है। जब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि जब हम होम लोन लेने जाते हैं तो बैंकर्स हमें कितना अलाउड करेगा।
और कितना डाउन पेमेंट देना होगा। होम लोन पर बैंकर्स आपको 80 to 90% प्रोवाइड करता है, यानी आपको 90% तक होम लोन मिल सकता है। कितना? जो आपका टोटल एलिजिबल अमाउंट है 60 टाइम्स ऑफ योर रेवेन्यू, यानी आपकी जो आय है सेल्फ एम्प्लॉयड की या सैलरी एम्प्लॉयड की। जो मिनिमम 10,000 सैलरी एम्प्लॉयड, 60,000 सेल्फ एम्प्लॉयड की, उसके 60 टाइम्स जो बनता है, 60 गुना जो बनता है, यह आपकी एलिजिबिलिटी है। अब इस एलिजिबिलिटी पर टोटल अमाउंट्स पर लोन जो मिलेगा आपको वो 80 to 90%, यानी बैलेंस अमाउंट आपको डाउन पेमेंट के रूप में देना है। अब इसमें एक टैक्स रिबेट बेनिफिट भी मिलती है। टैक्स रिबेट बेनिफिट सेक्शन 80C के अंदर आपको 1,50,000 मिलती है। सेक्शन 80E के अंदर आपको लगभग 2 लाख की बेनिफिट मिलती है। सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख की मिलती है और सेक्शन 80E के अंदर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलती है। 24 आपको आपके इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स रिबेट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बैंक कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है। मिनिमम 1 लाख प्रोवाइड करता है और 1 लाख से 10 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं बैंक से, डिपेंड ऑन योर एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर क्या क्या किस तरह की एलिजिबिलिटी है, उसके बेस पर आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी और 1 लाख से 10 करोड़ तक की आप होम लोन ले सकते हो। अब इसके लिए कि कितना टाइम के लिए मिलेगा, वो पूरा टोटल पीरियड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या यदि हमने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया लोन पेमेंट में तो हमें कितना पेनाल्टी लगेगी या क्या ब्याज लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही रहेगा, आपको पेनाल्टी के रूप में 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगता है, यानी आपको पेनाल्टी जो लगेगी वो 18% लगेगी होम लोन के, यदि आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो। यदि वो कॉर्पोरेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसको 1.5% के जगह 2% पर मंथ का पेनाल्टी लग सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या बैंक इसके अलावा कुछ चार्जेज भी लेता है एक्स्ट्रा? हाँ, प्रोसेसिंग फीस के रूप में बैंक 0.05% लेता है। प्रोसेसिंग फीस के रूप में क्या बैंक लेता है? प्रोसेसिंग फीस के रूप में बैंक 0.05% लेता है या मैक्सिमम ₹3,000 लेता है। इन दोनों में जो कंडीशंस अप्लाई होती है, ये ऐसा नहीं कि 0.5% आपको 10 करोड़ लिया तो 0.05% आपको देना पड़ेगा, नहीं, मैक्सिमम 3,000 ही देना पड़ेगा। यदि वो 3,000 से ज़्यादा 0.05% होता है तो। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या होम लोन को पहले भी बंद कर सकते हैं? यदि 5 साल का लोन लिया, 10 साल का लोन लिया, तो क्या हम उसे बीच में भी बंद कर सकते हैं और कैसे बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, हम होम लोन यदि इंडिविजुअल के रूप में लिए हैं, व्यक्तिगत तौर पर लिए हैं, तो हम उसे किसी भी समय बंद कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। लेकिन यदि वो कॉरपोरेट है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस है, कोई व्यापारी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसको उस पर एक एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है बैंक की तरफ से। वो बैंक उस समय के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तय करता है। कई बार यदि आप एग्रीकल्चर किसान हैं और किसान लोन लिया है, किसान ने अपने होम लोन लिया है, तो क्या किसान को जो प्रॉपर्टी है, जो उसका ज़मीन है, वो एग्रीकल्चर लैंड पर भी घर बना सकता है क्या, या फिर उसे वही बनाना चाहिए जो उसकी आबादी की जगह है, जिसे गांव में आबादी कहते हैं, जहां पर घर बनाया जा सकता है? तो घर जो है सिर्फ आबादी की जगह, यानी जो घर बनाने की जगह है वहीं बनाई जा सकती है और एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं बनाई जा सकती है। किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को जिसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसका हाइपोथिकेशन नहीं होता है। किसी भी एग्रीकल्चर लैंड का हाइपोथिकेशन गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, ये गवर्नमेंट रूल है।
इसलिए आपको वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। और दूसरा, आपका जो हाइपोथिकेशन होगा, बैंक ने आपको घर बनाने के लिए लोन दिया, तो जो घर बनकर तैयार हुआ उस घर पर ही बैंक का हाइपोथिकेशन रहता है। ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ हमने आपको एक एक स्टेप बता दिया है। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं किसी पे कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है, मन में कोई संदेह बाकी रह जाता है आपको होम लोन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। क्विक रिप्लाई मिलेगा, कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगा। आप इसी के लिए, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हम आपके बेहतर के लिए, आपके जीवन के बेहतर के लिए, आपके सुविधा के लिए हमने इतनी कोशिश की है, तो आप एक हमारे लिए कोशिश कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और संभव हो तो अपने मित्रों के अंदर, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।